उस दिन खेतों में जो देखा वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका बन गया। एक आदमी और औरत, उनकी हरकतें, उनकी सांसें, उनका छुपा हुआ सच मेरे दिमाग में आग लगा गया। मैं सिर्फ 17 साल की थी, पर उस एक पल ने मुझे अंदर तक बदल दिया। उसके बाद मैं खुद को रोक नहीं पाई। मेरे दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आने लगे, जैसे कोई भूख जो बढ़ती ही जा रही हो। मैं जानती थी कि यह गलत है, पर मेरा दिल धड़कता था और मैं चाहकर भी इससे बाहर नहीं निकल पा रही थी। क्या ये हवस थी? क्या मैं बिगड़ती जा रही थी? मुझे खुद पर शर्म आती, पर फिर भी मैं रुक नहीं पाती। मैं छुप छुप कर लोगों को देखती, उनकी बातें सुनती, और हर बार मेरे अंदर वो आग और भड़क जाती। लेकिन एक रात मैंने वह गलती कर दी जिसने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। मेरा नाम खुशी तिवारी है। मैं उत्तराखंड के एक छोटे से गांव की रहने वाली हूं, जहां सुबह पहाड़ों की गोद में खिलती हैं और शामें खामोशी की चादर ओढ़ लेती हैं। लेकिन इन खामोशियों के बीच मेरे अंदर कुछ ऐसा पल रहा था जो खुद मुझे भी समझ नहीं आता था। 17 साल की उम्र में, जब मेरे जैसी लड़कियां स्कूल की कॉपी में भविष्य के सपने लिखती थीं, मैं खुद से नजरें नहीं मिला पाती थी। मेरी माँ नहीं थी। कब दुनिया छोड़ गईं, इसका ठीक ठीक अंदाजा नहीं। बस इतना याद है कि जब से होश संभाला है, तब से उनका खाली पलंग और उनकी सूनी साड़ी मेरे साथ है। पिता सुरेंद्र तिवारी खेतों और कभी कभी गांव में मजदूरी करके घर चलाते थे। उनके चेहरे पर हमेशा थकावट होती थी और आवाज में एक अजीब खामोशी। मेरा बड़ा भाई सुनील शहर में पढ़ता था, BA कर रहा था। वो जब भी गांव आता मोबाइल में बिजी रहता। और प्रिया, मेरी 7 साल की छोटी बहन, मेरी दुनिया, उसकी मासूम आंखों में ही मुझे जिंदा रहने की वजह मिलती थी। माँ के जाने के बाद से घर की सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई थी। खाना, सफाई, प्रिया की देखभाल, मैं सब कुछ करती थी। और इन सब के बीच धीरे धीरे अनजाने में मेरे भीतर कुछ पनप रहा था। एक अजीब सी इच्छा, एक बेचैनी जो किसी को बताने की हिम्मत नहीं होती थी। मुझे नहीं पता ये कब शुरू हुआ। शायद तब जब मैंने पहली बार अपने भाई के दोस्त को हमारे आंगन में नहाते हुए देखा, या शायद उस दिन जब गांव के ही एक आदमी को किसी औरत के साथ खेतों में अजीब हरकतें करते देखा। उस दिन मेरे अंदर एक झटका सा लगा और फिर एक अजीब गर्मी महसूस हुई जिसे मैं समझ नहीं पाई। मैंने उसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन वो भावना, वो लहर बार बार लौट आती थी। धीरे धीरे यह सब मेरी आदत बनता गया। अकेले में लड़कों को देखना, छुप कर उनकी बातें सुनना, उनकी हरकतों पर ध्यान देना। मुझे नहीं पता था कि यह लत बन चुकी है। गांव की नदी, खेत, पुराने खंडहर, सब मेरी नजरों की छुपी हुई मंजिलें बन गई थीं। हर बार दिल जोर जोर से धड़कता और हर बार एक अनजानी शर्मिंदगी मुझे घेर लेती। एक दिन सुनील अचानक घर लौट आया। मैं उसकी अलमारी में कुछ ढूंढ रही थी। सच कहूं तो मैं सिर्फ उसकी T-शर्ट की खुशबू महसूस करना चाहती थी, लेकिन उसने देख लिया। क्या ढूंढ रही हो? उसने पूछा। मैं चौंक गई, चेहरा लाल पड़ गया। कुछ नहीं कह पाई और भाग गई वहां से। सुनील ने ज्यादा सवाल नहीं किए। शायद सोचा कोई बहन की बात होगी, पर उसकी आंखों में एक शक था। एक ऐसा शक जिसने मेरी नींदें छीन लीं। गांव में बातें हवा की तरह फैलती हैं। मुझे पता चला कुछ औरतें मेरे बारे में बातें कर रही थीं। यह लड़की अब बड़ी हो गई है, एक बोली। कल इसे रमेश के घर की तरफ जाते देखा था, दूसरी ने जोड़ा। मैं डर गई, अंदर ही अंदर घुटने लगी, लेकिन फिर भी मैं रुक नहीं पाई। ये कैसी मजबूरी थी? खुद पर गुस्सा आता था, लेकिन उस गुस्से से ज्यादा ताकतवर थी वो बेचैनी। फिर एक रात सब कुछ बदल गया। पिता गहरी नींद में थे, प्रिया सो रही थी और मैं खिड़की से बाहर देख रही थी, उस पुराने खंडहर की तरफ जहां कुछ लड़के अक्सर रात में बैठते थे। मैं जानती थी कि यह गलत है, जानती थी कि वहां जाना मेरे लिए खतरनाक हो सकता है, पर उस रात मेरी लत ने मेरी सोच को हरा दिया। मैं चुपचाप घर से निकली।
रात की हवा ठंडी थी, लेकिन मेरे अंदर का ताप कुछ और ही था। मैं खंडहर के पास पहुंची और छुपकर झांकने लगी। वहां 3 लड़के थे, रमेश, अमितू और लू। सबके हाथों में शराब की बोतलें थीं। वे हंस रहे थे, गंदी बातें कर रहे थे। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मैं वहीं रुकी रही। शायद उस दुनिया का हिस्सा बनना चाहती थी जो अब तक सिर्फ पर्दे की पीछे से देखी थी। अचानक रमेश की नजर मुझ पर पड़ गई। अरे, कोई वहां छुपा है, उसने चिल्लाया। मैं भागने लगी, पर वो तीनों मेरे पीछे दौड़े। एक ने मेरा दुपट्टा खींचा, दूसरे ने मेरा हाथ पकड़ लिया। ये तो सुरेंद्र की बेटी है, उन्होंने कहा। उनकी आंखों में अब हंसी नहीं थी, वो कुछ और था, डरावना। मैं चीखी, रोई, खुद को छुड़ाने की कोशिश की, पर सब बेकार था। उस रात क्या हुआ, मैं आज तक किसी को नहीं बता पाई। सिर्फ ये कह सकती हूं कि मेरी आत्मा उसी रात मर गई। सुबह जब घर लौटी तो मेरी आंखों में नींद नहीं थी, बस डर था। कपड़े फटे हुए थे, बाल उलझे थे और चेहरे पर दर्द की परछाई। पापा दरवाजे पर खड़े थे। उन्होंने मुझे देखा और सब समझ गए। क्या हुआ तुझे, उन्होंने गुस्से में पूछा। मैं कुछ नहीं कह सकी, बस रोती रही। उस दिन गांव की पंचायत बुलाई गई। पापा ने सबके सामने चीख कर कहा, मेरी बेटी के साथ किसने बलात्कार किया। गांव वालों ने एक दूसरे की तरफ देखा। चुप्पी छा गई। तभी सुनील आगे आया। पापा, खुशी कुछ दिनों से अजीब बर्ताव कर रही थी, शायद ये उसी की गलती है। मैंने सुनील की तरफ देखा, जिससे सबसे ज्यादा उम्मीद थी। उसी ने मुझे दोषी ठहरा दिया। गांव के सरपंच ने फैसला सुनाया, खुशी को मनोचिकित्सक के पास ले जाना चाहिए। यह कोई सामान्य बात नहीं है। पंचायत के फैसले के बाद मैं कुछ नहीं बोली। क्या कहती, कैसे कहती कि उस रात मेरी चीखों को रात की हवा निकल गई थी। कैसे समझाती कि गलती मेरी इच्छा की नहीं, बस इतना ही उनकी हवस की थी। मुझे एक मनोचिकित्सक के पास ले जाया गया, डॉक्टर समृद्धि राय। उम्र लगभग 40 के आसपास। न तो ज्यादा बोलती थीं और न ही आंखों से सहानुभूति दिखाने का ढोंग करती थीं। बस सुनती थीं ध्यान से, पूरे धैर्य के साथ। शुरुआत में मैं कुछ नहीं बोलती थी, सिर्फ बैठती थी और खिड़की से बाहर देखती रहती। लेकिन धीरे धीरे जब उन्होंने मुझसे न कोई सवाल किया, न कोई जोर, तो मेरा दिल हल्का होने लगा। कुछ हफ्तों बाद मैंने पहली बार अपने दर्द को शब्द दिए। डॉक्टर, मैं बुरी नहीं थी, मुझे बस समझ नहीं आता था कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। वो मुस्कुराईं पहली बार। तुम बुरी नहीं हो खुशी, तुम इंसान हो, और इंसान के मन में उठते भाव हमेशा सही गलत के दायरे में नहीं आते। दिक्कत तब होती है जब समाज इन भाव को दबा देता है, समझने की कोशिश नहीं करता। उनके ये शब्द मेरे जहन में उतरते चले गए। पहली बार लगा कि कोई है जो मेरी बात सुन रहा है, मुझे समझने की कोशिश कर रहा है। पर जब मैं अपने गांव लौटी तो वहां की हवा पहले से भी ज्यादा बोझिल थी। लोग अब मुझे वैसे नहीं देखते थे जैसे पहले। उनके चेहरे पर करुणा नहीं, जिज्ञासा और तिरस्कार था। और औरतें, वे मुझे ऐसे देखती थीं जैसे मैं कोई बीमारी हूं जो उनके घर की लड़कियों को लग सकती है। मेरे पिता चुप रहते थे, पर उनके चेहरे पर हमेशा शर्म और गुस्से की छाया होती थी। प्रिया अब भी वही मासूम बच्ची थी, पर अब मुझे उससे नजर मिलाना मुश्किल होता था। सुनील, उसने अब मुझसे पूरी तरह दूरी बना ली थी। जब कभी घर आता तो मुझसे बात नहीं करता, बस किताबों में आंखें गाड़े रहता। एक दिन मैंने उससे पूछा, भैया, क्या आप अब भी सोचते हो कि गलती मेरी थी? उसने मेरी आंखों में देखा, फिर कहा, तुम्हें खुद समझना चाहिए था कि लड़कियों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तुम्हारे कारण पापा का सिर झुक गया है। उसने जो कहा
उससे ज्यादा दर्द इस बात ने दिया कि उसे अब भी मुझसे कोई हमदर्दी नहीं थी। उस दिन मैंने एक और फैसला किया। अब मैं किसी से सहानुभूति नहीं मांगूंगी। मैंने डॉक्टर समृद्धि से बात की और उनसे कहा, मैं कुछ करना चाहती हूं। घर में घुटने से अच्छा है कि मैं काम पर जाऊं, कुछ सीखूं, कुछ बनूं। उन्होंने मेरी बात का स्वागत किया। उन्होंने मुझे पास के शहर में एक एनजीओ से जोड़ा जहां लड़कियों को सिलाई तिलाई और था। पहली बार मुझे लगा कि मेरी जिंदगी में कोई दिशा है। वहां और भी लड़कियां थीं। किसी की शादी जबरदस्ती हो गई थी, कोई दहेज के कारण जलाई गई थी, किसी के साथ भी वैसा ही हुआ था जैसा मेरे साथ। लेकिन वहां कोई किसी को जज नहीं करता था। वहां हर कहानी दर्द में भी ताकत ढूंढती थी। मैंने सिलाई सीखी, कंप्यूटर चलाना सीखा। धीरे धीरे मेरी आंखों में आत्मविश्वास लौटने लगा। एक दिन डॉक्टर समृद्धि ने मुझसे पूछा, खुशी, क्या तुम अपनी कहानी दुनिया को बताना चाहोगी? मैं चौंक गई। मेरी कहानी? हाँ, उन्होंने कहा। जो तुमने झेला वो और भी लड़कियां झेल रही हैं। अगर तुम बोलोगी तो शायद कोई और चुप न रहे। पहले तो मैं डर गई। लगा कि लोग फिर से मुझे जलील करेंगे, मुझे फिर से कोसेंगे। लेकिन फिर मैंने सोचा, मैंने जो भुगता वो किसी और को न भुगतना पड़े। इसके लिए अगर मेरी आवाज जरूरी है तो मुझे बोलना ही होगा। मैंने अपनी कहानी लिखनी शुरू की। शुरुआत में कलम कांपती थी, हर शब्द दर्द से भीगता था। लेकिन धीरे धीरे वो कलम मेरा हथियार बन गई। मैंने अपने अनुभव को एक ब्लॉग में पोस्ट किया और डॉक्टर समृद्धि की मदद से कुछ वर्कशॉप्स में अपनी कहानी साझा भी की। पहले भाग लेने में डर लगता था, पर जब एक लड़की ने आकर मुझसे कहा, दीदी, आपकी कहानी ने मुझे हिम्मत दी, तो मुझे लगा मेरी चोटें अब जख्म नहीं, ताकत बन चुकी हैं। गांव वालों ने जब मेरी तस्वीर अखबार में देखी, साहस की मिसाल, एक रेप सर्वाइवर बनी हिम्मत की आवाज, तो उनके चेहरों पर शर्म थी। पापा ने पहली बार मेरी पीठ पर हाथ रखा और कहा, मुझे माफ कर देना बेटी, तुझे समझने में देर कर दी। उस दिन मैंने कुछ नहीं कहा, बस उन्हें गले लगा लिया। कई सालों का दर्द उस एक आलिंगन में पिघल गया। भाई सुनील अब भी मुझसे पूरी तरह जुआ जुड़ नहीं पाया है, लेकिन मैं अब उसे समझने की कोशिश नहीं करती। मैं जान चुकी हूं कि हर किसी से उम्मीद नहीं करनी चाहिए। कभी कभी खुद ही खुद के लिए सब कुछ बनना पड़ता है। आज जब मैं अपनी कहानी लिख रही हूं तो आंखों में आंसू नहीं, आत्मा में सुकून है, क्योंकि मैं अब पीड़िता नहीं, एक वॉरियर हूं।